आइए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अगले में हमसे कहा जाता है द सीक्वेंस 2 9 16 इज गिवन, आइडेंटिफाई इफ द गिवन इज एपी वगैरह कुछ बोला गया है। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी बता देते हैं। चलो बच्चा इधर आ जाओ, ठीक है। अब इसमें देखिए हमसे कहता है कि आइडेंटिफाई करना है, 2 है, फिर आपके पास 9 है, फिर आपके पास 16 है, सो ऑन। तो आपके पास ये एपी है या जीपी है वो बताना है, और साथ ही आपके पास रीजन देना है, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दिस अपॉन दिस करूंगा तो 4.5 आएगा, एंड दिस अपॉन दिस करूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जीपी नहीं है, क्योंकि रेशियो सेम नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें से इसको माइनस करता हूँ, 9 - 2 7, इसमें से इसको माइनस करता हूँ, 16 - 9 7, क्योंकि डी जो है वो आपके पास बिल्कुल सेम है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, अगर सेम है आपके पास तो क्या आपके पास ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। चलो भाई, तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो हमने पता कर लिया। अब आंसर का आपके पास रीजन पूछ रहा है, तो रीजन आप क्या बोलेंगे कि कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम है, दैट्स व्हाई इट इज एन एपी। ओके, अब हमसे कहता है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, टर्म नंबर 20 निकालना है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a + 19d, राइट। a कितना आपके पास 2 है, प्लस 19 इंटू डी, डी कितना है, दिस माइनस दिस, 9 - 2 इज 7। तो यह जगह 2 प्लस में इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं पहले, 9 से 63 के 3 बच गए 6, 7 और 6 13, 133 ऐड करूंगा तो आ जाएगा आपके पास 135। लो भाई हो गया ये वाला फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकंड पार्ट भी कंप्लीटेड। आइए दूसरे की बात करते हैं। कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इट्स 22 एंड 25th टर्म, मतलब सम निकालना है पहले तो 22 टर्म्स का, फिर आपको सम निकालना है 25 टर्म्स का, और फिर आपको उनका डिफरेंस भी निकालना है। तो चलो भाई फटाफट पहले हम सम निकाल देते हैं। किसका, पहले आपको सम निकालना पड़ेगा यहाँ पे, किसका, 22 टर्म्स का एंड 25 टर्म्स का। सम का फॉर्मूला याद है ना सबको, Sn = n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 टाइम्स d। लो भाई आई बात समझ में। चलो तो Sn 22 मतलब S22 निकालना है। एक्चुअल में आपको बोला है कि S25 में से माइनस कर दो S22, ये वाले डिफरेंस पूछा है। तो पहले आप S22 और S25 निकालेंगे भाई, उसके बाद तो आप सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, राइट। चलो तो S22 निकालेंगे तो यहाँ 22/2 करेंगे तो 11 आ जाएगा, ब्रैकेट 2 इंटू ए की जगह कितना है 2 है, तो 2 2 4 हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, प्लस n - 1, n22 है, -1 करूंगा तो 21 हो जाएगा, इंटू डी, डी की जगह आपके पास दिस माइनस दिस कितना था 7 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 + 4 प्लस ये 7 आ गया, 7 दूना 14, 147, 4 ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 11 × 151, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है। चलो अब S25 निकाल लेते हैं, बिल्कुल सेम काम करना, तो ये हो जाएगा आपके पास 25/2, फिर 2 मल्टीप्लाई की जगह 2 + n - 1, 25 - 1 24 इंटू डी की जगह आपके पास क्या है 7। बिल्कुल बेसिक सा काम है। अब ये तो हो ही जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। ये तो S22 निकल गया, इसको सॉल्व कर दे क्या बन जाएगा आपके पास S25। तो S25 में से S22 माइनस कर दो, आपके पास सी पार्ट भी डन हो गया। आपके पास जो सी पार्ट था वो भी आपके पास डन हो गया, ठीक है। आइए अगले की बात करते हैं। इज द टर्म 102 बिलोंग टू दिस सीक्वेंस, कहता है ये वाले सीक्वेंस में कहीं पे 102 आएगा या नहीं वो आपको बताना है। तो आपको क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, Tn मान लेना होता है, जो भी आपके पास दिया कोई सा भी एक nth टर्म मान लेते हैं कि वो है या नहीं, वही तो पता करना है। उसके बाद अगर आपको n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए, पॉजिटिव इंटीजर, तब आप क्या देंगे, नेचुरल नंबर बेसिकली, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में, डेसिमल में, नेगेटिव में ऐसे नहीं हो सकता भाई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर बोले तो नेचुरल नंबर आपके पास आना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो तो Tn का फॉर्मूला लगा दो, a + n - 1 इंटू डी, और इज इक्वल टू में आप रख दो 102। a की जगह 2 है, प्लस n - 1 एज इट इज छोड़ता हूँ, d की जगह आपके पास 7 है, इज इक्वल टू कितना आ गया 102। ये वाली जो 2 है उधर भेज देता हूँ, तो ये आ जाएगा n - 1 इंटू में 7 इज इक्वल टू 102 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100। अब ये जो 7 है वो डिवाइड में जाएगा, और 7 के टेबल में 7 कैन नॉट डिवाइड 100, और अगर 7 100 को डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो डेसिमल फ्रैक्शन में आएगा। तो आप बोल दोगे यहाँ पे कि एज n बिकम्स फ्रैक्शन और in decimal it is not a natural number, therefore 102 does not belong to this sequence। आई ना बात समझ में। लो भाई ये वाला पार्ट भी हमने आपको करवा दिया। आइए अगले पार्ट की बात करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अगला पार्ट, कई बार आया हुआ है ये, तो ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है।
ओके तो इसमें हमसे कहा जाता है इफ k इज एडेड टू ईच ऑफ द अबव टर्म्स विल द न्यू सीक्वेंस बी एपी और जीपी। तो अगर आप k से k ऐड कर देता हूं, जैसे कि इसमें भी k ऐड कर दिया, इसमें भी k ऐड कर दिया हर टर्म में, और इसमें भी अगर आपने k जो है वो ऐड कर दिया, तो आपको बताना है कि अब ये एपी बनेगा या फिर जीपी बन जाएगा। तो अगर एपी में आप सेम ही चीज ऐड करते हो हर एक टर्म्स में, तो एपी ही रहता है, ध्यान रहे इस चीज का, ठीक है ना। तो ये आपके पास एपी रहेगा। अब कैसे पता करोगे भाई, तो फिर से वही करोगे, दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, फिर से कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेम सेम एपी आ जाएगा। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलो भाई आइए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, बड़े ही प्यार से समझिएगा, मजा आ जाएगा। इसमें हमसे कहा जाता है गिवन द इक्वेशंस ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस है, उनकी आपके पास इक्वेशंस गिवन है, और इसमें हमसे कहा जाता है L1 एंड L2 आर दिस वन। तो एक तो L1 जो है वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, और L2 आपके पास x प्लस वाई, इसी के नीचे लिखता हूँ 100% ये सॉल्व जरूर करवाएंगे इनको, तो एलिमिनेशन लगा के तुरंत सॉल्व कर देंगे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। कहता है इफ L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट 3,2। लो भाई, तो ये L1 और L2 है, और इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं 3,2 पे, मतलब x y की वैल्यू अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 3 और 2 ही मिलने वाला है आपके पास। चलो भाई आगे की बात करते हैं। हमसे इसमें कहा जाता है द, मतलब मान लेते हैं ये वाली L1 लाइन है, ये वाली L2 लाइन है, ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं पॉइंट Q पे, विच इज 3,2। और अगर इसे मैंने L1 बोला और इसे मैंने L2 बोला, तो L1 की इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, और इसकी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। चलो इतना इंफॉर्मेशन आपको मिल गया यहाँ से, ठीक है। अब हमसे इसमें कहा जाता है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन L3 विच इज पैरेलल टू L1 एंड हैज y इंटरसेप्ट 3। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है आपसे। कहता है कि आपको ऐसे एक L3 की इक्वेशन बतानी है जो L1 के पैरेलल हो, तो एक नया इक्वेशन, एक नई लाइन बनानी पड़ेगी मुझे। L1 के पैरेलल लाइन ये बना दिया मैंने, विच इज L3। अब हमसे बोला है कि इसकी इक्वेशन बतानी है जो L1 के पैरेलल है। दूसरी चीज, इसका जो इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट जो है आपके पास, जिसे हम c से नाम बोलाते थे, c बोलते थे, वो आपके पास 3 है, वो आपके पास 3 है, ठीक है। तो इसमें 100% इक्वेशन लगवाने की बात कह रहा है y इज इक्वल टू mx प्लस c। याद आया, ये होता था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट आपको दे दिया, दिस इज c विच इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, जो कि आपके पास डायरेक्टली गिवन है। दूसरी चीज, हमें सिर्फ और सिर्फ m की जरूरत है, m। एक बार हमें m मिल गया तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब इस m को ढूंढने की तैयारी है, तो ध्यान समझिएगा। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ध्यान समझिएगा भाई, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो जो स्लोप L1 की होएगी वही स्लोप L2 की भी होएगी। अब वो बात आती है कि L1 की स्लोप कैसे निकलेगी, तो इसी इक्वेशन से हम इसको कंपेयर कर लेंगे। यहां से y की वैल्यू निकाल लें, y की वैल्यू इधर भेज दिया, इधर आ गया तो x माइनस 1, तो y इज इक्वल टू एम एक्स। इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m से पहले 1 है, तो स्लोप आ गया इसका 1। स्लोप कितना आ गया आपके पास 1। इसका मतलब ये है कि इसके जगह पे 1 रखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 1x हो जाएगा, और c के जगह पे 3। तो ये आपके पास इक्वेशन मिल गया L3 की। आई बात समझ में, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी के सेकंड पार्ट की। अब इसमें हमसे कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ L3 मीट्स द लाइन L2 एट ए पॉइंट P। तो ये जो L3 है और ये जो L2 है, मान लो आगे जाके कहीं पे मीट कर जाते हैं, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट को हमने P बोला। कहता है इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको जो है वो बताना है, नहीं k की वैल्यू बताना है। अगर वो मीट करता है k पॉइंट 4 पे, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट में मीट कर रहा है, जिसको k,4 कह रहे हैं, k,4 कह रहे हैं, इस वाले पॉइंट में मीट कर रहे हैं, तो हमें k की वैल्यू बतानी। दैट्स फाइन, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, मैं आपको समझाता हूं। आपने इक्वेशन बना दी, किसकी किसकी मालूम है, L1 की पता है, L2 की भी पता है, L3 की भी पता है। अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं कहीं पे भी, तो उसे भैया सॉल्व कर देना उनके इक्वेशन को, जहां पे मीट कर रहे हैं उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहां पे मीट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू k,4 है, बट हम जब सॉल्व करेंगे तो परफेक्टली 2,4 3,4 4 तो आएगा ही आएगा, 100% है, और k की वैल्यू कुछ आएगा, तो वहां से हम कंपेयर करके k की वैल्यू जो है वो बता देंगे। तो आप क्या करो, L1 L2 को सॉल्व, सॉरी L2 L3 को, L2 और L3 बोला नहीं इसमें, इंटरसेक्ट कर रहे थे, L2 और L3 को सॉल्व कर दो। L2 कितना आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और L3 कितना है, ये रहा। इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -3।
ये वाई वाई गया, 2 हो गया, यहाँ से 5 कितना हो गया, 2 बचा, हाँ 2 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की 1 पुट करूंगा, y की तो 100% 4 आनी है जो कि पहले से दे रखा है यहाँ पे, तो हमने सॉल्व किया था आया 1,4, तो इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने निकाला और इसी पॉइंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन्होंने दे रखा है, तो क्या वो दोनों अलग होंगे, नहीं, दोनों इंटेलिजेंट है, दोनों को आता है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से k की सॉरी ये तो 4 आएगा 100%, तो k की वैल्यू कितनी आ गई कंपेयर करते ही, k की वैल्यू आ गई आपके पास 1। बताओ भाई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, क्या प्यारा क्वेश्चन था भाई। आओ इसके हम सी पार्ट्स की ओर बढ़ जाते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है द कोऑर्डिनेट ऑफ आर एंड द रेशियो पी क्यू दिस, क्या क्या बोल गया भाई, इसको मिटाना पड़ेगा। चलो पहले समझ लेते हैं, क्या पता इनमें से किसी भी चीजों की जरूरत पड़ सकती है हमें, मे बी। कहता है हमें कोऑर्डिनेट ऑफ आर निकालनी है, लेकिन आर है कहां, अभी तक तो बताया नहीं है। कहता है द रेशियो पी क्यू रेशियो क्यू आर, तो पी क्यू कहां है, पी क्यू रेशियो क्यू आर, मतलब क्यू इधर कहीं पे जो आपके पास है वो आर निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो देखो पी क्यू रेशियो क्यू आर, दो चीजें निकालनी है, एक तो आर की कोऑर्डिनेट निकालनी है और इनकी रेशियो भी निकालनी है। इफ L2 मीट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट आर, L2 मीट्स, L2 कहां है, L2 मेरे पास ये वाली ये वाली L2 ये है, L2 ये है, वो मीट करता है एक्स एक्सिस पे एट पॉइंट आर। इसका मतलब ये है कि यहां पे आपके पास एक्स एक्सिस आ रहा है इस तरह से, ऐसे करके कोई एक्स एक्सिस आ रहा है, मतलब एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन वाई की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 0 होने वाली है। अब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ आर भी निकालना है और पी क्यू रेशियो क्यू आर, मतलब दिस रेशियो दिस भी आपके पास निकालना है, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से अलग से एक नया सा क्वेश्चन बनाकर आप लोगों के सामने पेश करता हूं, तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसे लाइन बना देता हूं, यहाँ पे P है तो यहाँ पे P लिख देता हूं, विच इज 1,4 एज यू कैन सी। एक पॉइंट Q है यहाँ पे जिसे मैंने 3,2 बोल दिया, दैट्स फाइन। एक पॉइंट R है मेरे पास जो कि आपके पास x,0 है। ये वाला भी पॉइंट पता है, ये कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमें नहीं पता, m रेशियो n ले लेते हैं, m रेशियो n ले लेते हैं और वही हमें यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। आप चाहे तो k रेशियो 1 ले ले भाई, तो k की वैल्यू निकालेंगे तो वहीं से आपके पास जो रेशियो है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो रेशियो निकालना है, फिर ये वाला कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, दैट्स फाइन, है ना। मैं आपको समझाता हूँ, आप क्या करें, y वाला कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाएं। क्यों y वाला, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ y वाला यूज करेंगे 0 है, x आ जाएगा दिक्कत कर देगा भाई, तो y वाला यूज करो। तो हमें पता है y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम m लिखते हैं, फिर x2 है ना, फिर प्लस में, लेकिन x2 क्यों यूज करेंगे, y वाला ले रहे हैं तो y2 यूज करेंगे ना, फिर प्लस में n के साथ आपके पास y1 डिवाइडेड बाय में m प्लस n। आई बात समझ में। अब ये वाला हम फॉर्मूला यूज करके हम अपना काम जो है वो बना लेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है y की वैल्यू कितनी है, 2 है, m दिख रहा है आपके पास कितना है, k है, मल्टीप्लाई y2 दिख रहा है आपके पास कितना है, 0 है, ठीक है, बीच में प्लस। यहाँ पे आ गया आपके पास n की जगह 1 है, मल्टीप्लाई y1 की जगह पे 4 डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब k प्लस 1। चलो भाई सॉल्व कर देते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर से आ जाएगा 2k प्लस 2 इज इक्वल टू, ये गायब हुआ, यहाँ पे बचा 4, ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 2 उधर भेज दो तो इधर आ गया 2, तो k की वैल्यू भी आ गई 2/2 विच इज 1। सब कुछ 1 निकल रहा है भाई, स्लोप भी 1 निकल रहा है, k की वैल्यू भी 1 निकल रहा है, और बाद में जो k वैल्यू है ये रेशियो वाले तो 1:1, तो 1:1 में आपके पास डिवाइड कर रहा है, मतलब वो मिड पॉइंट है भाई। ये जो q है वो क्या आपके पास एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, ठीक है ना, एग्जैक्ट मिड पॉइंट है। अब आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप x वाला फॉर्मूला लगाएं और ये वाला x निकल जाएगा, क्योंकि आपको अब आपको रेशियो भी पता है 1:1, नहीं तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दे। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 विल बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, ये वाला 3 मिड पॉइंट है ना, वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस x इज इक्वल टू 3 2 6, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई आपके पास 5। लो भाई हो गया, शुक्र है x की वैल्यू 5 नहीं निकला, वरना सब कुछ 1 1 1 1 हो जाता। आई ना बात समझ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके पास। इसमें हमसे कुछ फिगर दिया है, कौन सा क्वेश्चन है दिस इज आर 114 क्वेश्चन, ओके। चलो अब इसमें हमसे कहा जाता है इन द गिवन फिगर अबाउट, स्केल में नॉट ड्रॉ नहीं किया गया है। उसके बाद हमसे इसमें कुछ कहा जाता है कि ये पैरेलल है, ADGE BC, ये तीनों ही पैरेलल है, ADGE और ये BC, ADGE BC, ये तीनों के तीनों लाइनें आपके पास क्या है, पैरेलल है।
साथ में हमसे कहता है कि जो DE है वो 18 है, तो DE का है वो देख लेते हैं, D से लेकर E तक 18 है, लिख दिया हमने। फिर कहता है EC आपके पास 3 है, यहां से लेकर यहां तक आपके पास 3 सेंटीमीटर, ये सारे सेंटीमीटर में वैल्यूज है। फिर कहता है AD आपके पास 35 है, AD ये वाला आपके पास 35 है। अब हमसे कहता है कि फाइंड आउट करो AF रेशियो FC, AF रेशियो FC, दैट्स फाइन। पता कर लेते हैं कहां पे AF रेशियो FC, ये रहा AF, फिर ये रहा FC। तो ये पता है किसके इक्वल होगा, देखो मैं आपको बताता हूं, ट्रायंगल ढूंढो भाई ADC, इस वाले ट्रायंगल को ध्यान में देखो अच्छे से। इसमें आप देख सकते हैं कि जो FE है वो पैरेलल है किसके, AD के, या फिर AD जो है वो पैरेलल है FE के, कुछ भी कहिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। FE ठीक है ना, AD जो है वो पैरेलल है आपके पास किसके, FE के। ये आपके पास AD है वो पैरेलल है आपके पास FE के। देखिए पूरा लाइन पैरेलल है तो हाफ उसका थोड़ा सा पार्ट भी हमेशा पैरेलल होता है, उसमें छोटे बड़े की कोई दिक्कत नहीं होती पैरेलल के केस में। और अगर ये लाइनें पैरेलल है तो BPT का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, तो दोनों ही साइड का रेशियो इक्वल होंगे, दिस अपॉन दिस, AF अपॉन FC विल बी इक्वल टू DF अपॉन FC, ठीक है ना। देखो यहां से शुरू किया दिस अपॉन दिस, तो इधर से भी दिस अपॉन दिस करना है ध्यान से। और अगर आप ऐसे लिखते दिस अपॉन दिस, तो यहां से आप करना पड़ता दिस अपॉन दिस। ये कहानी है आपके पास, ठीक है। चलो तो AF रेशियो FC अगर आपको निकालना है तो DF अपॉन FC होना चाहिए। DF की जगह कितना आपके पास 18, और आपके पास FC होना चाहिए, FC कितना आपके पास 3, ठीक है। इसको काट दो तो 6:1 आ गया आपके पास, 6:6/1 मतलब 6:1 आ गया। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। चले आगे, ओके। कोई डाउट तो नहीं आ रहा भाई, अगर कोई डाउट आता है तो भेज देना इस पे 74285256 नहीं, ठीक है 69, ये कहानी आपके पास, गॉट इट। तो चलो, और अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड हो तो उसकी भी आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको प्रॉपर जो डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। चलो भाई अगले की बात करते हैं। पहला पार्ट हमने कंप्लीट करवा दिया, ये दूसरे पार्ट की बात करते हैं। डन। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ EF। वेयर इज EF? इसको मैं हटा दूं, EF, E से लेकर F तक, तो दिस अपॉन दिस। अब ये समझाता हूं ये वाला की क्या कहानी है, ध्यान समझते जाना, ठीक है ना। इसको हटाता ताकि आपको प्रॉपर दिखे, मेंशन करूंगा तो अच्छे से, ठीक है ना, ओके। ध्यान समझना, हमसे फिलहाल निकालना है EF की लेंथ, EF की लेंथ। देखो ये जो EF की लेंथ है ना वो निकालना बहुत आसान है, मैं अब समझाता हूं। देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो, एक तो ट्रायंगल देखो CEF, ध्यान से नोटिस करना, यहाँ पे ट्रायंगल CEF दिख रहा है, CEF, हाँ सर दिख रहा है। CEF अगर देख लिया तो ये वाला देखो CDA, तो मैं ये दोनों क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है। बोले सर ये सिमिलर कैसे हो गए, देखो समझाता हूं। ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है, बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात सर। तो ऐसा करो, ये वाला और ये वाला एंगल को भी इक्वल कह दो। बोलोगे कैसे, तो बोलोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों लाइनें हैं AD और FE वो आपके पास पैरेलल है, और पैरेलल होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं आपके पास, इक्वल होते हैं। आई ना बात समझ में, ठीक है। तो आप क्या करो, इस एंगल को कॉमन कह दो और इस एंगल को इस एंगल के इक्वल, और आप ये एंगल और इस वाले एंगल को भी आप इक्वल कह सकते हैं, सेम रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ट्रिपल A से बोल दे, आप डबल A से बोल दे, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। ये लिख कर दिखाना है आपने, ठीक है ना, सिमिलर बोल दिया हमने। अब हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपके पास इक्वल होता है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आता है आपके पास, इक्वल होता है। तो आप क्या करो, 20 अपॉन में पूरा ले लो, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, CF और अपॉन में CE है, F नहीं CE है, ये देखो CE ले लो और डिवाइडेड में CD पूरा कर दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। पहली साइड इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, क्या हो जाएगा आपके पास, FE या फिर EF बोल दो अपॉन में AD, कोई दिक्कत नहीं भाई, बिल्कुल सही है, डन है, गॉट इट, ओके। AD बोलो DA बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। चलो अब CE आपको पता है कि 3 है, CD आपको पता है, इसको ऐड करेंगे तो 21 निकलेगा, इज इक्वल टू FE की ही लेंथ आपने निकालनी है। देखो EF हो या FE हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो EF लिख देता हूं चलो। और AD की लेंथ आपके पास 35, ठीक है। काटापिटी करते 3 से ये 7 बार में नीचे से नीचे काट सकते, 7 बचे 35, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EF की लेंथ आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर। देखो कितना ही प्यारा क्वेश्चन था आपके पास। क्वेश्चन थोड़ा सा आपके पास लेंदी हो सकता है, बट बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना। तो EF की जो वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास, वो निकल कर आ गई है
5 सेंटीमीटर। गॉट इट। चलो अगले की बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा इनको हटाता हूं मैं यहाँ पे। EF की 5 निकाल दी ना हमने। चलो अब हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मिल चुका है। एक बार मेंशन कर देता हूँ कि ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 18 है, ये आपके पास 35 है और इसे हमने अभी निकाला वो 5 निकला है। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन हमें मालूम है, अभी हमें यहाँ पे यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, अगले में ही देखो यहाँ पे पढ़ने वाली है। कहता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ADEF। दिख रहा है आपको पास ADEF? ADEF ये वाला, ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है जो कि एक आपके पास ट्रेपेजियम है, क्योंकि ये वाली साइड आपके पास पैरेलल है। और साथ ही दूसरा आपके पास ट्रायंगल EFC ये वाला। तो इसी दोनों ट्रायंगल को खैर अभी तो हमने प्रूव किया था ये छोटा वाला ट्रायंगल और साथ में आपके पास बड़ा वाला ट्रायंगल ये वाला। इन दोनों ही ट्रायंगल को अभी हमने क्या करा था भाई, सिमिलर प्रूफ किया था। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करता हूं, अगर मैंने छोटे वाले ट्रायंगल की बात करा तो वो होता है आपके पास EFC। इन्होंने बोला है तो वही बोल देता हूं मैं EFC। हमें जो पता है कि ट्रायंगल EFC का एरिया अगर मैं लेता हूं और डिवाइड करता हूं बड़े वाले का एरिया CDA करता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA, तो इन दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूफ कर चुका हूं और यहीं से ये ट्रेपेजियम को हमें लाना पड़ेगा। ये कुछ और क्वेश्चन नहीं है आपके एक्सरसाइज की, फर्स्ट एक्सरसाइज की शायद या फिर सेकंड एक्सरसाइज की, जहां तक मुझे याद है या फिर फर्स्ट ही होगी। पहला ही आपके पास जो क्वेश्चन है उसका 4th पार्ट बिल्कुल ऐसे ही करवा रखा है हमने आपको वहां पे। तो एक छोटा ट्रायंगल लिया और बड़ा वाला ट्रायंगल, उससे हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया और सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो उनके एरिया, उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के आपके पास स्क्वायर के इक्वल होते हैं। ठीक है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, पहले वाले का ये बनेगा और दूसरे का पूरा बनेगा, तो 3/21 हो जाएगा, पूरा 21 हो जाएगा ना, 3/21 हो जाएगा। नहीं तो आप ये कर लो 5/35, दोनों का मतलब सेम रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। और इसके स्क्वायर के इक्वल होने वाला है। तो ये काट दूंगा तो 1/7 और 1/7 का स्क्वायर करूंगा तो 1/49। समझ में आ रही होगी बात मेरे हिसाब से, है ना। 1/49, 1/7 बचा था उसका स्क्वायर कर दिया तो 1/49। अब बात आती है कि हमसे ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है कि आप इन दोनों ही ट्रायंगल के एरिया का आप रेशियो निकालें, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या कहा गया है, तो हमसे कहा गया है कि आप एरिया का रेशियो निकालें तो सही, लेकिन इनका नहीं। किसका, यहां पे ऊपर में क्या होना चाहिए आपके पास, ट्रेपेजियम ADEF होना चाहिए। तो ट्रेपेजियम ADEF कैसे आएगा, इस पूरे में अगर मैं ले आऊं तो मजा सा आ जाएगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे लाऊं। EFC से तो नहीं आएगा, देखो EFC से तो नहीं आएगा, किससे आएगा, इससे आएगा, CDA से, क्योंकि CDA में वो वाला जो आपके पास ट्रेपेजियम है वो आपके पास आ रहा है। देख रहे हैं आपके पास ये वाला CDA ये पूरा का पूरा। उस CDA को ना आप 2 पार्ट में तोड़कर लिख दो, 2 पार्ट में आप क्या करो, तोड़कर लिख दो। अच्छा कैसे लिख सकते हैं वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। चलो तो ऊपर वाले को ऐसे रख देता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC डिवाइडेड बाय, में छोटे वाले को कैसे तोड़ सकता हूं, इस वाले ट्रेपेजियम में ADEF, तो इसको मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ADEF। उसके बाद उसमें मैं प्लस कर दूंगा कौन सा, छोटा वाला ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC, और ये किसके इक्वल होगा, 1/49 के इक्वल होगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें जो चाहिए वो आ चुका है, बस हमें उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा और काम कर देना है बस। ठीक है ना। चलो पता है अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करने वाला हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC से। वाई, अभी समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC, इसी को मैंने डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC से, न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया। अब मुझे डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पे लिख दूंगा मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ADEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC। बताओ भाई, ये भी जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, देखना अभी उतना ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC से न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी, पूरे को डिवाइड किया, तो इसके नीचे भी चला गया एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC। और हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ADEF के नीचे चाहिए था एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC। आई ना बात समझ में, इसीलिए हमने डिवाइड किया। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ देखते जाइएगा फटाफट। इसको उड़ाऊंगा तो ऊपर बचेगा 1,
इस पूरे चीज की वैल्यू हमें निकालनी है, इसी का तो रेशियो पूछा है आपसे। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूं, आपने x की वैल्यू निकाला और आपका रेशियो निकल कर तैयार है, बीच में प्लस, और इसकी वैल्यू काट दूंगा तो क्या आ जाएगी आपके पास 1, और इज इक्वल टू में क्या आपके पास 1/49। आई ना बात समझ में। अब आप क्या करो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई चुपचाप, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसे इसको करूंगा तो कितना हो जाएगा 49, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 49 माइनस 1 विच इज 48। तो आंसर क्या हो जाएगा 48/1। नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 48/1। ये एक ऐसा रेशियो है जो आपसे इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया था। मजा आया भाई, ठीक है ना। चलो अगले की बात करते हैं, पूरा फील आ जाना चाहिए। अगले पार्ट की बात करते हैं, इसके डी पार्ट की, ठीक है ना, डी पार्ट की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है बीसी रेशियो जीएफ निकालना है आपको, बीसी रेशियो जीएफ। तो देख लेते हैं कि बीसी और जीएफ कहां पे है। बीसी ये रहा और जीएफ ये रहा, इन दोनों के आपके पास जो रेशियो है वो आपके पास निकालने हैं। तो देखो इन दोनों का रेशियो आप तभी निकाल पाएंगे, ठीक है ना, जब आपको इस वाले दिस अपॉन में दिस का रेशियो पता हो। बड़ा ही आसान सा है वैसे, अगर मैं सही बताऊं तो इसको, ठीक है ना, या फिर इसको आप सिमिलर प्रूव कर देंगे तो भी आपके पास बन जाएगा। देखो निकालना आसान है, मैं आपको समझाता हूं। पहले आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दे। ये देख रहे हैं छोटा वाला, ये वाला ट्रायंगल, तो इसका एक एंगल कॉमन कर दो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ हो जाएगा। दूसरे ट्रायंगल को मार्क कर देता हूं मैं लेट से ब्लू कलर से, तो ब्लू वाला ये रहा, मतलब एक रेड वाला और एक ब्लू वाला ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको दोनों। इन दोनों ट्रायंगल का आपका काम होगा सिर्फ और सिर्फ क्या करें, सिमिलर प्रूफ करते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करें आप, सिमिलर प्रूफ करते हैं बस, और आपका काम बन जाएगा। अब सिमिलर प्रूफ करें तो करें कैसे, तो ये एंगल ये हो गया ना कॉमन, और ये एंगल क्या हो जाएंगे आपके पास कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे आपके पास कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाई डबल ये कर दो भाई, बाई ट्रिपल ये कर दो, वो आपकी मर्जी है, वो घर की बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। चले ओके, अब बात आती है कि अगर हमने चलो सर इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया तो आंसर कैसे मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा, मैं आपको समझाता हूं। आप यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले आप या तो ये वाली साइड पूरी पता कर लें, या तो आपके पास ये वाली पूरी पता कर लें, क्योंकि दिस अपॉन में दिस, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, एरिया वेरिया दे रखा है क्या, नहीं दे रखा ना, नहीं दे रखा, ठीक है। तो अब ये वाली और ये वाली अपॉन में पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखते जाना। देखो हमें पहले से पता है कि कौन कौन सी साइड पता थी, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। 3 है, 18 है, 35 है, और यहाँ पे आपके पास 5 है, ठीक है। अब हमें पहले से ही पता है कि दिस अपॉन में दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे 18 है तो ये भी आपके पास 18 होगा, और ये वाला 3 है तो ये भी आपके पास 3 होगा। रेशियो आपके पास इक्वल होंगे, मतलब ये और ये 6:1 में आपके पास होंगे। 18/3 का मतलब 6:1 हो गया, तो ये भी आपके पास 6:1 में होंगे। अगली चीज, ये वाली जो चीज है वो भी आपके पास क्या होंगे 6 होंगे, 6 होंगे, और डिवाइडेड बाय में ये भी क्या होंगे आपके पास 3। बोले ये कैसे आया सर, अभी समझाते। तो देखिए हमें पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जो बाकी दोनों साइड से उनके रेशियो तो इक्वल होंगे ना। तो आप कह सकते हो कि दिस अपॉन में दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन में दिस। तो हमें पता था ये 18/3 था, तो ये भी कितने होंगे आपके पास, 6 लिखने की जगह मैं 18 भी लिख देता हूँ, 18/3 होंगे, 18/3 होंगे। 6:1 लिख लो या फिर आप 18:3 लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ही बात है, तो कैंसिल करना है, सिंप्लीफाई करना है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे की बात करते हैं। अब हमें निकालना था दिस अपॉन दिस, यही बोला ना, बीसी अपॉन जीएफ निकालना था, या फिर जीएफ अपॉन में बीसी निकल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। वो तो दोनों का सेम ही मतलब है, वो रेसिप्रोकल करेंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो अब अभी हमने आपने देखा कि ये ट्रायंगल और ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल को आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो क्या आप उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल नहीं कर सकते अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो, है ना। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, छोटा वाला, तो इसका मान लो ये वाला साइड लिया, ये वाला जो कि है एजी, और फिर बड़ा वाला साइड बड़े वाले ट्रायंगल का लिया, तो क्या आ जाएगा आपके पास एबी। वो किसके इक्वल होगा, इस वाले छोटे वाले का जीएफ ले लेते हैं, और बड़े वाले का क्या लेना पड़ेगा आपके पास, बीसी लेना पड़ेगा, है ना। तो जीएफ अपॉन बीसी निकाल लेंगे, बाद में रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो वो बीसी अपॉन में जीएफ भी निकल जाएगा भाई। तो एजी अपॉन एबी तो चाहिए ना। एजी कितना है, एजी 18 और 3 कितना हो गया आपके पास, 21 हो गया, ठीक है ना, 21 हो गया, 21 हो गया। डिवाइडेड में एबी कितना है आपके पास, अरे एजी तो सिर्फ 18 ही था, सॉरी एजी तो आपके पास सिर्फ 18 ही है, और ए बी आपके पास टोटल कितना, 18 3 21 निकलेगा, इज इक्वल टू जीएफ अपॉन बीसी, जीएफ अपॉन बीसी। इसको काट देंगे तो
3 से काट दूंगा तो 6 बार में, 3 से काट दूंगा तो 7 बार में, 6/7। बट हमें चाहिए था BC रेशियो GF, तो इसमें मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा BC अपॉन GF, इट विल बी इक्वल टू 6/7 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 7/6। सो द आंसर विल बी 7:6। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा था, तो कॉन्सेप्ट वाले सभी क्वेश्चन है अब आपके पास, नो डाउट, है ना। तो ये कहानी थी आपके पास इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जितनी भी चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई सभी चीजें समझ में आ गई होंगे, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।